नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से करेंगे। पहली ये बड़ी खबर आपको देंगे उधमपुर के बसंतगढ़ में, जहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने घेरे में 2 से 3 आतंकी ले लिए हैं। वहां पर 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। ये उधमपुर का पूरा मामला, जहां पर एक बार फिर से सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला लगातार चल रहा है और दुखद खबर यह है कि एक जवान ने इसमें शहादत भी पा ली है। एक जवान शहीद हुए। मुठभेड़ स्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बल पहुंच गए हैं। एक्स्ट्रा फोर्सेस वहां पर तैनात की गई है और लगातार सर्च ऑपरेशन भी संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। पहलगाम का वो दर्द अभी लोग नहीं भूले थे। दूसरी तरफ उधमपुर के ऊपरी इलाकों में एक और मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर एक सेना के जवान ने शहादत प्राप्त की है इस मुठभेड़ में और लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना वहां पर पहुंची हुई है, बाकी जो सुरक्षा बल हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई है और संयुक्त रूप से इस पूरे इलाके को वहां पर खंगाला जा रहा है, क्योंकि घने जंगल हैं, ऊंचे ऊंचे वहां पर पेड़ हैं और गहरी खाइयां हैं, नाले हैं। जो टोपोग्राफी है उस वजह से वहां पर आतंकियों को ढूंढना, आतंकियों को सर्च कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल, एक भरी चुनौती रहती है। लेकिन फिलहाल इस सर्च ऑपरेशन में लगातार तेजी लाई जा रही है और जल्द से जल्द इन 2 से 3 आतंकियों को वहां पर मार गिराया जाए, उसका भी प्रयास इस वक्त सुरक्षा बलों की तरफ से किया जा रहा है। किशोर शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता उधमपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। किशोर, क्या इस वक्त ताजा अपडेट मिल पा रही है? कहां तक ये ऑपरेशन जो है वो पहुंचा हुआ है और किस तरह से वहां पर सेना और पुलिस डटी हुई है? बिल्कुल, देखिए शीतल, ये वो बसंतगढ़ का इलाका है जिस इलाके के अंदर सुबह सुबह सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दुखद ये रहा कि एक जो हमारा आर्मी का जवान है इसमें शहीद हुआ। लेकिन पूरी तरह से जो बसंतगढ़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर जो घेराबंदी की गई है और पूरी तरह से ये बताया जा रहा है कि ये 2 से 3 आतंकी हैं, इनको जल्द से जल्द जो है वो मार गिराया जाए। लेकिन यहाँ पे इनकाउंटर चलाना किसी खतरे से कम नहीं है कि ये जो बसंतगढ़ का इलाका है काफी पहाड़ी इलाका है, काफी जंगल का इलाका है। लेकिन जिस तरह से मैंने शीतल पहले भी बताया था कि अब भी देखिए किस तरह से कश्मीर के अंदर किस तरह से घटना हुई, उसके बाद ये इस इलाके के अंदर जो इनकाउंटर शुरू होना और एक जवान जो है वो शहीद होना, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से बैक टू बैक कश्मीर के अंदर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से किस तरह से जो है वो बैक टू बैक मीटिंग की गई। लेकिन अभी भी हम उस इलाके से एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि अभी जो आंकड़ा है वो शीतल बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो इलाका है, जो जंगल का इलाका है, इस इलाके के अंदर कई दिन से लगातार 4 से 5 महीने से इस इलाके के अंदर जो तलाशी अभियान था वो चलाया जा रहा था। ड्रोन का सहारा यहां पे लिया जा रहा था, लोकल लोगों की मदद यहां पे इस इलाके के अंदर ली जा रही थी। लेकिन पिछले दिनों आपने साफ तौर पर देखा था कि किस तरह से जो जोफड़ का इलाका है, रामनगर का इलाका है, उस इलाके के अंदर जो था वो सर्च ऑपरेशन चलता है, इनकाउंटर में भी तब्दील होता है। वहां से ये जो 2 से 3 आतंकी थे वो यहां से भागने का प्रयास करते हैं, वो सफल होते हैं। लेकिन अभी इस इलाके के अंदर जो है वो घेराबंदी की गई है, अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स से यहाँ पे ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। अभी ये बताया जा रहा है कि इस इलाके के अंदर अभी भी शीतल जो है वो मुठभेड़ जारी है। जी बिल्कुल, एक आतंकी वहां पर जो सेना के जवान है वो शहीद भी हुए हैं, लेकिन किस स्तर पर इस ऑपरेशन को वहां पर अंजाम दिया जा रहा है? सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर कैसे इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, कैसे मदद ली जा रही है? क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है किशोर, घने जंगल हैं, ऊंचे पेड़ हैं और खास तौर पर पहलगाम का जो जख्म है वो अभी तक हम नहीं भूल पाए हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से आपने कहा कि जो पहलगाम का दर्द है वो अभी तक नहीं भूल पाए थे, क्योंकि कभी 24 घंटे ही हुए हैं। लेकिन उसके बाद इस तरह का इनकाउंटर इस इलाके के अंदर होना, क्योंकि जिस तरह से हमने एसएसपी उधमपुर जो डीआईजी हैं उनकी तरफ से कई दिन से इस इलाके के अंदर जो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स से अलग से स्पेशल फोर्स इस इलाके के अंदर बुलाई गई थी। और पिछले दिनों आपने साफ भी तौर पर देखा कि एसएसपी उधमपुर की तरफ से जो लोकल लोग थे उन पे पीएसए लगाए गए थे कि जो लोग इस तरह के लोगों को रास्ता बताते थे इनको और खाने पीने वाली चीजें जो थे वो लेकर देते थे। लेकिन फिलहाल इस इलाके की मैं बात करूं तो इस इलाके के अंदर जो है वो घेराबंदी की गई है और बैक टू बैक अगर रामनगर तहसील की ही मैं बात करूं, जो कठुआ और उधमपुर का बॉर्डर है, उस इलाके के अंदर अभी भी शीतल जो सर्च ऑपरेशन है उसको बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो इस इलाके के अंदर छुपे हुए हैं उनको जो है वो ढेर किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते हैं, अगर तस्वीरों में अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा ये फुल स्क्रीन आप छोड़े, इसी तरह का वो जंगल का इलाका
इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि यही वो इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर जो थे वो कई दिन से आतंकी इन इलाकों पे अंदर छुपे हुए थे। कभी वो जो पुराने रास्ते थे, जो जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जो कठुआ और उधमपुर का बॉर्डर था, यही रास्ते वो चुनते थे, लोगों से मदद लेते थे। लेकिन अभी ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज और एसएसपी उधमपुर की तरफ से यह साफ कहा था कि जो भी लोकल लोग इनको रास्ता बताते हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पे भी जो है एनटीपी एक्ट के साथ पीएसए जो है वो उनको लगाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस इलाके की मैं बात करूं तो इस इलाके के अंदर अभी भी जो इनकाउंटर है वो शीतल जारी है। लेकिन किशोर, जिन ओजीडब्ल्यूज की आप बात कर रहे हैं वही सबसे बड़ा सिरदर्द है इस वक्त, क्योंकि वही इन्हें शेल्टर दे रहे हैं, खाना पानी या जो रास्ता दिखाने का काम करते हैं। उन ओजीडब्ल्यूज को नियंत्रण में किया जाए, उनको खदेड़ा जाए, उसके लिए भी क्या कार्रवाई होगी वहां पर? देखिए, कई दिन से कई लोगों के ऊपर इस तरह से पूछताछ जारी थी। कई लोगों को जो है वो अभी तक बसंतगढ़ और डूडू के जो लोग थे इनको जो है वो उधमपुर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। लेकिन अलग-अलग सिक्योरिटी फोर्स की ही मैं बात करूं तो उनकी तरफ से कई दिन से, ये जो बसंतगढ़ की ही मैं बात करूं शीतल, इस इलाके के अंदर लगातार कई दिन से सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जो मशीनरी थी वहां पे इस इलाके के अंदर जो ड्रोन का सहारा इस इलाके के अंदर लिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि जिस इलाके के अंदर ये इनकाउंटर शुरू हुआ है वो इलाका जो है ये कठुआ के साथ ही मिलता है, क्योंकि जिस तरह से रामनगर का जो जोफड़ का इलाका था, जिस इलाके के अंदर जो ये 2 से 3 आतंकी किसी के घर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर, आप अपना ख्याल रखेगा, क्योंकि किशोर इस वक्त उन ही जंगलों के आसपास हैं जहां पर ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर ये मुठभेड़ अभी तक चल रही थी और इसमें हमारे एक सेना के जवान भी शहीद हुए। लेकिन फिलहाल कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द इन तीनों आतंकियों को एलिमिनेट किया जाए, इनको मार गिराया जाए। आगे बढ़ेंगे, अब बात उस खबर की करेंगे जो पहलगाम हमले के बाद इस वक्त भारत सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। पाकिस्तान को आतंक का पोषण भारी पड़ गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो पाले हुए आतंकी हैं वो अब उन्हीं के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि तीनों दरियाओं का इस्तेमाल भारत कर सकेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। चिनाब, सिंध और झेलम के पानी से बिजली पैदा होगी। इसके साथ साथ डैम और स्टोरेज से खेतों में सिंचाई भी हो सकती है। इरिगेशन के इस्तेमाल के लिए भी इनको लाया जा सकता है, क्योंकि ये पानी जो है ये पाकिस्तान की तरफ जा रहा था और अब फिलहाल भारत सरकार ने इसे रोकने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान को करारा जवाब देने का निर्णय भारत सरकार की तरफ से लिया गया है और यही वजह है कि इन तीनों जो नदियों का पानी है वो रोका जाएगा, जिसका सीधा फायदा भारत को होगा और भारत इसे इरिगेशन में इस्तेमाल कर सकता है और साथ साथ बिजली पैदा हो सकती है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका निर्माण हो सकता है, बिजली पैदा हो सकती है और साथ साथ डैम और स्टोरेज, यानी जो डैम्स बनाए जाते हैं जो जहां से बिजली भी तैयार होती है या फिर स्टोरेज पानी को किया जाता है, कहीं पर स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है, उसके बाद कई सारे इस्तेमालों में ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे ऐसे पर्पज़ होते हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर ये भारत सरकार की तरफ से कूटनीतिक प्रभाव डालने के लिए पाकिस्तान को ये करारा जवाब दिया है और पानी रोकने का फैसला लिया है, जिसमें सिंधु नदी एक सबसे मेन एक जो समझौता हुआ था, जो एक एग्रीमेंट था कई सालों पहले किया गया था, उसको भी रोकने का फैसला लिया गया है। हालांकि अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन भारत ये कब तक अंतिम रूप देखा ये देखना होगा। विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, भारत की तरफ से एक बड़ा जो डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट को रोकने का फैसला लिया गया है, कूटनीतिक रूप से ये दबाव डालने की पाकिस्तान पर कोशिश की गई है। पहले मैं इसी नजरिए से बात करूंगा कि ये कितना बड़ा प्रहार है भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर। शीतल, अगर बात करें इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वातावरण बने, युद्ध हुए, शदम युद्ध हुए, कारगिल हुआ, लेकिन इतने बड़े फैसले नहीं लिए गए। कभी भी सिंधु जल समझौते को लेकर के चर्चा नहीं हुई, अटारी बॉर्डर को बंद करने की बात नहीं हुई, लेकिन अब जब फैसला लिया गया है, वाकई पूर्ण रूप से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने बड़ा सोच विचार करके फैसला लिया। और बड़ी बात यह है कि इस फैसले को जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी विपक्ष का हमेशा ये आरोप लगता था कि सरकार अपने लेवल पे सर फैसले लेती है, लेकिन इस बार फैसले लेकर के ये चर्चा विपक्ष के साथ भी की जाएगी। अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, भारत को तो इसको फायदा जो होना है वो होना ही है,
पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, यानी भारत जब ये फैसला लेता है तो पाकिस्तान को क्या डेंट पड़ेगा, ये बड़ा चिंता का विषय है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पाकिस्तान की अगर बात करें कि जो 80% इरिगेशन है वो सिंधु से होती है, सिंधु इंडस रिवर से होती है, और अगर हम बात करें कि 93% जो वाटर सप्लाई है या इरिगेशन का काम है ये हमारी 3 नदियां करती हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आती हैं। अगर हम राष्ट्रीय नेशनल इनकम की बात करें तो 23% नेशनल इनकम जो है फार्मिंग से होती है, और 68% लोग जो है फार्मिंग पर डिपेंड है। कराची, लाहौर और मुल्तान वाटर का क्राइसिस वहां पर है बहुत ज्यादा, पीने के पानी की, मैं इरिगेशन की बात नहीं कर रहा ना मैं वो बात कर रहा हूँ कि आप पावर जनरेशन करेंगे, जो पीने की प्रॉब्लम है वो खास तौर पर कराची, लाहौर और मुल्तान, यहाँ पर भी क्राइसिस हो जाएगा। 2 बड़े पावर प्रोजेक्ट है, मंगला डैम हमेशा ही सुर्खियों में रहता है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद भी दी थी। ये मंगला डैम भी सिंधु नदी पर बना हुआ है, तरबेला डैम भी सिंधु नदी पर बना हुआ है। जब डैम के अंदर पानी नहीं जाएगा तो बिजली का उत्पादन कैसे होगा, यानी पाकिस्तान को बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा है, पावर जनरेशन में कमी आएगी, वाटर सप्लाई में कमी आएगी, ये मोटिव है। लेकिन डिप्लोमेटिकली क्या भारत ये कर पाएगा, भारत के लिए इतना आसान होगा, या कोई बाकी जो बड़े पावरफुल देश हैं वो इसमें अपना दखल दे सकते हैं आने वाले समय में? क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन है? वेल, कोशिश तो की जाती है, प्रयास किया जाएगा कि ऐसे इख्तलाफ ना बने, झगड़ा इतना दूर तक ना पहुंचे, डिफरेंसेस इतने ना क्रिएट हो, बीच में इंटरवीन किया जा सकता है। लेकिन शीतल, सबसे बड़ी बात है कि बार बार हम कहते हैं कि 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा है, और ये आपने देखा ही होगा कि जैसे ही वहाँ पर पहलगाम में हमला होता है तुरंत डोनाल्ड ट्रंप समेत कौन सा बड़ा देश नहीं है जो सीधे तौर पर इसकी भर्त्सना तो करता ही है, निंदा तो करता ही है, साथ में भारत के साथ शाना बशाना खड़े होने का वादा और दावा भी करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, दोनों पहलुओं से यहाँ पर अपनी बातें इन्होंने रखी कि भारत को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा बिजली बनाने में, बिजली उत्पादन में, इरिगेशन में या बाकी अन्य चीजों में, वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आइए आपको जरा बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं, वो अभी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं।